Hello everyone. In this video, we will be discussing by whom the contract must be performed. So we are doing the Indian Contract Act 1872. This is the 9th Act of 1872 and it came into force on 1st of September 1872. Section 40 ये बात करता है person by whom promise is to be performed. किस पर्सन के द्वारा प्रॉमिस को परफॉर्म किया जाएगा. तो तीन वर्ड में आप याद कर लीजिए. पहला है प्रोमिसर, दूसरा है लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड द थर्ड वन इज पर्सन एम्प्लॉयड. सी सेक्शन क्या कह रहा है. इफ इट अपीयर्स फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस के नेचर से ऐसा लग रहा है कि it was the intention of the parties to any contract that any promise contained in it should be performed by the promiser himself. अगर कंडीशन देख के ऐसा लग रहा है कि नेचर इस तरह का था उस कॉन्ट्रैक्ट का कि इंटेंशन थी पार्टी की कि प्रोमिसर हिमसेल्फ परफॉर्म करे, तो उन मामलों में तो प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करना पड़ेगा. और अदर केसेस में प्रोमिसर या उसके रिप्रेजेंटेटिव किसी को भी एम्प्लॉय कर सकते हैं, किसी कॉम्पिटेंट पर्सन को, कि वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करे. इलस्ट्रेशन सेज दैट ए प्रोमिसेस टू पे बी अ सम ऑफ मनी. तो ए या तो खुद से वो पर्सनली पे कर सकता है बी को सम ऑफ मनी, या तो किसी अदर पर्सन के द्वारा. और अगर ए की डेथ हो जाती है बिफोर द टाइम अपॉइंटेड फॉर पेमेंट, तब उसका रिप्रेजेंटेटिव मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस, या फिर वो किसी पर्सन को एम्प्लॉय कर सकता है टू डू सो. मतलब मनी पे करने के लिए, बी को मनी पे करने के लिए ए या तो खुद दे सकता है या अपने रिप्रेजेंटेटिव से कह सकता है, या अगर उसकी डेथ हो जा रही है तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा वो किसी पर्सन को एम्प्लॉय भी कर सकता है. तो ये इम्पर्सनल नेचर का था, तभी तो वो दूसरे पर्सन से भी अपना कॉन्ट्रैक्ट करवा पाया, इन्फोर्स करवा पाया, परफॉर्म करवा पाया. अब इलस्ट्रेशन बी इज टॉकिंग अबाउट ए प्रोमिसेस टू पेंट अ पिक्चर. यहाँ पे बी के लिए ए एक पिक्चर पेंट करने वाला है. तो ये तो एक पर्सनल नेचर का एग्रीमेंट हो गया जो सिर्फ ए ही परफॉर्म कर सकता है. तो इस मामले में ए मस्ट परफॉर्म दिस प्रॉमिस पर्सनली, क्योंकि ये इलस्ट्रेशन बेस्ड है स्किल्स पर. ए की स्किल्स के बेसिस पर ही बी ने उसे कॉन्ट्रैक्ट करने को कहा है. तो यहाँ पर ए ही सिर्फ परफॉर्म कर सकता है, अदरवाइज उसका ना कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव या कोई अदर पर्सन जिसे वो एम्प्लॉय करे वो परफॉर्म कर पाए. तो सेक्शन 40 में तीन बातें कही गई. प्रोमिसर खुद परफॉर्म कर सकता है अगर इंटेंशन से ये नजर आ रहा है कि प्रोमिसर को खुद ही परफॉर्म करना है, अदरवाइज अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव से या अपने रिप्रेजेंटेटिव को कहकर किसी पर्सन को एम्प्लॉय करके वो प्रॉमिस को परफॉर्म करवा सकता है. सेक्शन 41 इज टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम द थर्ड पर्सन. सी अगर किसी थर्ड पर्सन से या किसी थर्ड पर्सन से हमने अपना कोई काम करवा लिया है, या हमने उसे ये बात कह दी है कि आप परफॉर्म करो, तो अब आप इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं प्रोमिसर को कि एक प्रोमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा. सी व्हेन द प्रोमिसी एक्सेप्ट्स परफॉर्मेंस, प्रोमिसी ने परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट कर लिया है फ्रॉम अ थर्ड पर्सन, so now he cannot enforce it against the promiser. Section 42 is talking about the devolution of joint liabilities. यहाँ joint liabilities of the promiser की बात हो रही है. ठीक है. जब दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने मिलकर एक जॉइंट प्रॉमिस करा है, तो जब तक कि कोई कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर ना हो फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्ट, सारे पर्सन को ड्यूरिंग देयर जॉइंट लाइफ एंड आफ्टर द डेथ ऑफ एनी ऑफ देम, उनके रिप्रेजेंटेटिव जॉइंटली विद द सर्वाइवर या सर्वाइवर्स, या आफ्टर द डेथ ऑफ द लास्ट सर्वाइवर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल जॉइंटली मस्ट फुलफिल द प्रॉमिस. सी जॉइंट लाइबिलिटीज का ये मतलब हो गया कि दो या दो से ज़्यादा पर्सन ने मिलकर कोई परफॉर्मेंस करने को कहा था, मतलब वो प्रोमिसर्स थे, या तो उनको खुद ये काम करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा अपना पार्ट. अदरवाइज अगर उनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है तो वो अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, या अगर सबकी डेथ हो जाती है तो सारे, जैसे ए बी सी अगर तीन लोगों ने मिलकर कोई प्रॉमिस करा है तो ए बी सी तीनों, या तो अगर तीनों की डेथ हो जा रही है तो तीनों अपने रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू परफॉर्म करवाएंगे, या अगर किसी एक की डेथ हो जाती है तो एक पर्सन की रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, बाकी दो जो सर्वाइवर्स हैं वो दोनों भी प्रेजेंट रहेंगे. तो इस तरह से हम जॉइंट लाइबिलिटीज को फुलफिल करते हैं. 43 is talking about the any one of the joint promisers may be compelled to perform. See, जहाँ पर दो या दो से ज़्यादा joint promiser हैं, तो promisee चाहे तो in absence of express agreement कंपेल कर सकता है किसी भी एक या एक से ज़्यादा promiser को कि आप परफॉर्म करिए whole of the promise. See, जनरल रूल तो ये है कि हमने जिनसे प्रॉमिस करा है
उसे परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन यहाँ पर प्रोमिसी जो है वो चाहे तो कंपेल कर सकता है किसी एक पर्सन को या एक से ज़्यादा पर्सन को टू परफॉर्म द होल ऑफ द प्रॉमिस इन एब्सेंस टू एक्सप्रेस एग्रीमेंट टू द कॉन्ट्ररी। उस हम जो अगर एक प्रोमिसर से या एक से ज़्यादा प्रोमिसर से परफॉर्म करवा रहे हैं, हम कंपेल कर रहे हैं एज अ प्रोमिसी, हम कंपेल कर रहे हैं अगर, तो कॉन्ट्ररी एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए, तभी हम कंपेल कर सकते हैं। सी ईच प्रोमिसर मे कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन। अब 43 के फर्स्ट पैराग्राफ में ये तो बात हो गई कि हाँ हम कंपेल कर सकते हैं किसी भी एक पर्सन को परफॉर्म करने से, लेकिन अगर एक पर्सन ने परफॉर्म कर दिया है तो बाकी जो दो जॉइंट प्रोमिसर्स जो बचे हुए हैं उनसे, जो प्रोमिसर ने कंपेल होकर अगर परफॉर्म कर दिया, वो पर्सन चाहे तो बाकी दो जॉइंट प्रोमिसर से कंट्रीब्यूट करवा सकता है विद हिमसेल्फ टू द परफॉर्मेंस ऑफ द प्रॉमिस। प्रॉमिस को परफॉर्म करने के लिए हमने जो कुछ भी जो पर्सन ने एग्रीमेंट के बेसिस पर कंपेल होकर कर दिया अपना काम, मतलब परफॉर्म कर दिया उसने एग्रीमेंट, अब वो चाहे तो बाकी दो जो प्रोमिसर है उनसे वो कंपेल करके कंट्रीब्यूट करवा सकता है इक्वल पेमेंट, या जो भी उसे खर्च लगा या जितने भी पैसे लगे वो परफॉर्मेंस को करने के लिए। शेयरिंग ऑफ लॉस बाय डिफॉल्ट इन कंट्रीब्यूशन। सी अगर मान लीजिए 3 प्रोमिसर्स थे यहाँ पर और तीनों में से किसी एक पर्सन ने डिफॉल्ट कर दिया या किसी एक की गलती थी या ऐसा था कि उसके पास पैसे नहीं है या फिर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है या किसी भी रीज़न से अगर वो डिफॉल्ट कर जाता है और पेमेंट नहीं कर पा रहा, तो उस केस में क्या होगा? तो बाकी जो दो जॉइंट प्रोमिसर होंगे उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा, उन्हें उसका लॉस को बियर करना पड़ेगा। ठीक है, इफ एनी वन ऑफ टू और मोर जॉइंट प्रोमिसर्स मेक डिफॉल्ट इन सच कंट्रीब्यूशन, तो द रिमेनिंग जो प्रोमिसर्स हैं दे मस्ट बियर द लॉस अराइजिंग फ्रॉम सच डिफॉल्ट इन इक्वल शेयर्स। इक्वली उन लोगों को लॉस बियर करना है। ओके, an explanation says that nothing in this section shall prevent a surety from recovering from his principal payment made by the surety on behalf of the principal, or entitle the principal to recover anything from surety on account of payments made by the principal. See, explanation में ये बात कही गई कि इस सेक्शन में जो कुछ भी लिखा हो उसके साथ न जाते हुए अगर किसी श्योरिटी ने अगर प्रिंसिपल को अगर उसने कोई अमाउंट पे करा है, या श्योरिटी जो होते हैं वो मुसीबत के समय काम आते हैं। अगर हमने किसी बैंक से लोन लिया और हम नहीं बैंक को वापस पे कर पा रहे हैं, तो हमने एक श्योरिटी रखी होगी कि अगर मैं पे ना कर पाऊँ तो आप उस श्योरिटी से पेमेंट ले सकते हैं। तो इस मामले में अगर हमने पे नहीं किया, अगर हमने डिफॉल्ट कर दिया, तो जो बैंक है वो श्योरिटी से पैसे लेने वाली है। अब श्योरिटी ने बैंक को तो पैसे दे दिए, अब श्योरिटी वापस आकर मुझसे रिकवर कर सकता है। आई विल बी द प्रिंसिपल एंड वो श्योरिटी है, तो वो श्योरिटी मुझसे आकर पेमेंट वापस ले सकता है। ठीक है, इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस करते हैं डी को कि वी विल पे यू 3000 रुपीज। अब डी कंपेल कर सकता है ए बी सी तीनों में से किसी को भी टू पे हिम ₹3000। ए बी एंड सी जॉइंटली प्रॉमिस टू पे डी द सम ऑफ ₹3000। यहाँ पर भी तीनों ने जॉइंटली प्रॉमिस कर दिया डी को कि वी विल पे यू ₹3000। अब सी इज कंपेल्ड टू पे द होल। जो डी है उसने सी को कंपेल कर दिया कि मुझे सारे 3000 रुपए, सारे के सारे पैसे मुझे तुमसे ही चाहिए। और ए यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब ए के पास कोई पैसे नहीं बचे हैं, लेकिन उसके पास एसेट्स है जो कि सफिशिएंट है, उसको हाफ ऑफ द डेब्ट उसमें हम दे सकते हैं। हाफ ऑफ द डेट का क्या मतलब हो जाएगा? डी को हम 3000 रुपीज दे रहे थे, ए बी सी तीनों मिलकर, मतलब ए 1000 दे रहा था, बी 1000 एंड सी भी 1000 दे रहा था। 1/2 का मतलब हो जाएगा कि ए के पास सिर्फ 500 रुपए बचे हुए हैं, तो सी इज एंटाइटल टू रिसीव 500 रुपीज फ्रॉम एज स्टेट। अब सी ने तो पूरे 3000 रुपए डी को दे दिए, तो सी ए से 500 रुपीज ले लेगा बिकॉज ही इज इंसॉल्वेंट, उसके पास 500 है, तो 500 रुपए वो उससे ले लेगा। उसके बाद कितने पैसे बचे? टोटल 2500 रुपीज बचे, तो 2500 में हाफ बी देने वाला है, हाफ सी देने वाला है, दैट मीन्स 1250 रुपीज बी से वो वापस लेगा अभी। Illustration says talking about the A, B and C are under joint promise to pay D ₹3000। ये भी सेम illustration है, यहाँ तक तो सेम है। ए बी सी तीनों ने प्रॉमिस कर दिया डी को 3000 रुपीज देने का। अब सी यहाँ पे अनेबल टू पे एनीथिंग, अब सी के पास एक भी रुपए नहीं है पे करने के लिए। ए इज कंपेल्ड टू पे द होल,
अब ए को कंपेल कर दिया गया, डी ने ए को कंपेल करा कि तुम मुझे सारे पैसे दो, तुम 3000 रुपीज मुझे दोगे। अब यहाँ ए इज एंटाइटल टू रिसीव 1500 रुपीज फ्रॉम बी। ए ने 3000 रुपए तो डी को दे दिए और सी तो अनेबल है पे करने से, तो ए और बी मिलकर हाफ हाफ रुपीज देंगे डी को। मतलब ए ने 3000 रुपीज दे दिए थे तो वो 1500 रुपीज रिकवर कर सकता है फ्रॉम बी। illustration D is talking about the explanation में हमने जो बात कही है, तो it says that A, B and C are under the joint promise to pay D rupees 3000. A and B being only sureties for C. A और B जो हैं वो C के surety हैं सिर्फ, और C फेल कर जा रहा है पे करने से। A and B are compelled to pay the whole sum. C ने तो पे नहीं किया क्योंकि C फेल कर गया है पे करने से। A और B उसके श्योरिटीज थे, A और B को पैसे देने यहाँ पर पड़ गए, तो फिर वो बाद में इंटाइटल्ड होंगे C से रिकवर करने के लिए। मतलब A और B C से बाद में रिकवर करेंगे 3000 रुपीज। सेक्शन 44 is talking about the effect of release of one joint promisor. वन जॉइंट प्रोमिसर को अगर हम एक को रिलीज कर दे रहे हैं, मतलब जो प्रोमिसी है वो रिलीज कर दे रहा है, वो कह रहा है कि जैसे अगर दो प्रोमिसर्स थे यहाँ पे, तो दो में उसने कहा कि हम एक को रिलीज कर देते हैं, तुमसे हम पैसे नहीं लेंगे, सिर्फ दूसरे वाले प्रोमिसर से लेंगे। उस मामले में क्या होगा? वेर टू और मोर पर्सन्स हैव मेड अ जॉइंट प्रोमिस, दो या दो से ज्यादा लोगों ने मिलकर जॉइंट प्रोमिस करा, अ रिलीज ऑफ वन ऑफ सच जॉइंट प्रोमिसर, अब उनमें से एक को रिलीज कर दिया गया प्रोमिसर को बाय द प्रोमिसी, प्रोमिसी ने रिलीज कर दिया। इट डज नॉट डिस्चार्ज द अदर जॉइंट प्रोमिसर और जॉइंट प्रोमिसर्स, neither does it free the joint promisors so released from responsibility to the other joint promisor or joint promisors. See, यहाँ पर प्रोमिसी ने रिलीज तो कर दिया एक प्रोमिसर को, लेकिन वो प्रोमिसर पूरी तरह से रिलीज नहीं हो जाता है। इसका मतलब है अगर जॉइंट प्रोमिसर्स ने प्रोमिसी के लिए कुछ परफॉर्मेंस करी है, तो वो अपने प्रोमिसर से, जॉइंट प्रोमिसर जो था जिसे रिलीज किया गया, उस पर्सन से वो जाकर रिकवरी कर सकता है मनी का। मतलब जो जॉइंट प्रोमिसर रिलीज हो चुका है उसके बाद भी वो रिस्पॉन्सिबल है अदर जॉइंट प्रोमिसर्स या प्रोमिसर के लिए। ठीक है। सेक्शन 45 इज टॉकिंग अबाउट द डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स। आपको याद होगा अभी अभी हमने सेक्शन 42 में डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज की बात करी, इसमें भी प्रोमिसर्स की लाइबिलिटी की बात हो रही है। अब यहाँ पे प्रोमिसर के राइट्स की बात हो रही है, जहाँ पर भी पर्सन हैज मेड अ प्रॉमिस टू टू और मोर पर्सन्स jointly, then unless the contrary intention appears from the contract, the right to claim performs rest as between him and them, when them during their joint lives and after the death of any of them with the representative of such deceased person jointly with the survivor or the survivors, and after the death of the last survivor with representatives of all jointly. See, 45 में सेम टू सेम सेक्शन 42 की लैंग्वेज दी हुई है। वहां पर हमने जॉइंट लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोमिसर्स का कहा था, यहाँ हम जॉइंट राइट्स की बात कर रहे हैं। अगर दो या दो से ज्यादा प्रोमिसर्स ने मिलकर के पास राइट है किसी भी प्रोमिसी से कुछ फुलफिल करवाने का, और अगर उनमें से किसी भी एक प्रोमिसर की डेथ हो जाती है, तो उसका जो सर्वाइवर होगा वो पर्सन और रिप्रेजेंटेटिव, ये दोनों मिलके प्रोमिसी से क्लेम कर लेंगे परफॉर्मेंस। या अगर दोनों प्रोमिसर्स की डेथ हो जाती है, तो उनके सर्वाइवर्स, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो होंगे वो लोग जॉइंटली राइट्स को क्लेम कर सकते हैं। ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट राइट्स यही होता है, अगर किसी एक प्रोमिसर की डेथ हो रही है या सारे प्रोमिसर्स की डेथ हो जा रही है, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स आकर राइट्स क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि राइट कभी भी खत्म नहीं होता डेथ के बाद भी। Illustration says that A, in consideration of 5000 rupees lent to him by B and C, B और C ने मिलकर A को 5000 रुपए दिए हैं। ठीक है। Promises B and C jointly to repay them that sum with interest on a day specified. A ने प्रॉमिस कर दिया कि B और C को वो jointly repay कर देगा with interest on any day फिक्स कर दिया गया था। ठीक है। और B की डेथ हो जाती है, मतलब एक जॉइंट प्रोमिसर की डेथ हो जा रही है, राइट टू क्लेम परफॉर्मेंस रेस्ट विद बीज रिप्रेजेंटेटिव। अब बी की डेथ हो गई है तो उससे क्या, उसका तो राइट एग्जिस्ट कर रहा है ना 5000 रुपीज लेने का, तो उसके जो रिप्रेजेंटेटिव होंगे वो प्लस सी दोनों मिलकर 5000 रुपीज ए से क्लेम कर सकते हैं ड्यूरिंग सीज लाइफ टाइम। और अगर सी की भी डेथ यहाँ पर हो जाती है, बी की तो डेथ हो चुकी है, सी की भी डेथ हो जा रही है,
तो बी और सी दोनों के रिप्रेजेंटेटिव मिलकर जॉइंटली वो ए से 5000 रुपीज अपना क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि बी और सी का राइट था 5000 रुपीज। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेक्शन 45 कंप्लीट होता है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। थैंक यू।